वो आपके कार्यकाल के दौरान रहा और उसके बाद में अब मुझे लगता है कि 190-200 के लगभग। देखिए, मेरा सौभाग्य है कि पार्टी ने मुझे बंगाल जैसे प्रदेश में भेजा, जब वहाँ मात्र 3 सीट थी। हमारे संगठन का विस्तार करेगा, मुझे और शिव प्रकाश जी को भेजा था। हमने एक एक ब्लॉक में जाकर वहाँ संगठन खड़ा करने की कोशिश की और हमें लगता है कि अगर मोदी जी के प्रवास वहाँ पर कोविड नहीं होता तो गत वर्ष ही सरकार बन जाती, पर कोविड आ गया, मोदी जी के प्रवास बंद हो गए। और आप देखिए पिछले रिजल्ट के अंदर जहाँ जहाँ मोदी जी गए थे वहाँ सब हम जीते। तो बाद में जब प्रेसिडेंशियल इलाका है वहाँ पर नहीं जा पाए, हम बुरी तरह हारे। तो ये जो जीत है ये मोदी जी का के नेतृत्व का जादू है, अमित शाह जी की रणनीति। मेरा ऐसा मानना है कि देश की जनता को मोदी जी और अमित शाह जी ने बहुत बड़ा उपहार दिया है, इसलिए कि बंगाल सिर्फ एक प्रदेश ही नहीं था, वो एक देश विरोधी गतिविधियों का केंद्र बनता जा रहा था। और यदि अभी नहीं जीतते तो नासूर हो जाता इस देश के लिए, क्योंकि ममता जी और उनकी पूरी टीम को सिर्फ वहाँ कुर्सी की चिंता थी। और इसलिए देश विरोधी गतिविधियाँ, उनको संरक्षण प्रदान करना, ये टीएमसी के नेताओं का मुख्य काम था। उन्हें देश की कोई चिंता नहीं थी। आज बंगाल में मैं मोदी जी को और अमित शाह जी को इसलिए धन्यवाद देता हूँ, जिसे उन्होंने धारा 370 का तोहफा दिया देश को, जिसे सीए दिया है, जिसे नक्सलवाद सारे देश से ख़त्म किया है, वैसा ही बंगाल की जीत है। बंगाल की जीत को छोटा मत आंकना, क्योंकि बंगाल देश की आंतरिक सुरक्षा को खराब करने वाला एक गेटवे था। जहाँ से आतंकवादी आते थे, जहाँ से हथियार आते थे, जहाँ से नकली नोट आते थे, एक बहुत बड़ा देश के लिए खतरा बनता जा रहा था बंगाल। मुझे लगता है कि देश के लिए मोदी जी ने और अमित शाह जी ने बहुत बड़ा काम किया और देश की जनता को, मोदी जी को और अमित शाह जी को धन्यवाद देना। सर, ममता बनर्जी ने और जो घुसपैठिए मैं तो कह रहा हूँ आपसे कि भागना चालू हो गए होंगे वहाँ से। आप सीमा पे जाकर अपने चैनल वालों को बोलो कैमरा लगा खड़े, सब भाग रहे होंगे वहाँ से। देश भी यही चाहता है। आप नहीं चाहते होगा? सब चाहते हैं, सब चाहते हैं कि घुसपैठिए यहाँ से भागे। जी, अगली बार जो मुख्यमंत्री इस बार बनेगा, शुभेंदु अधिकारी बनेंगे क्या, या योगी आदित्यनाथ जैसे बुलडोजर बाबा वहाँ? नहीं, अब इसके बारे में कोई कमेंट्स नहीं करूँगा, ये तो पार्टी का निर्णय है। जो भी बनेगा पर काम अच्छा करेगा, बंगाल को ऊंचाई देगा, क्योंकि बंगाल में विकास की बहुत संभावना है। बंगाल में इंडस्ट्रियलाइजेशन ख़त्म हो गया, वहाँ पर नई इंडस्ट्री पिछले 10-20 साल में डली नहीं है और जो इंडस्ट्रियाँ बंद होती जा रही हैं, तो बहुत बुरे हाल है बंगाल के। मतलब आप यहाँ बैठ के कल्पना नहीं कर सकते। भाई साहब, जैसे आपने कहा कि बहुत बुरे हाल है, तो क्या मोदी मैजिक के साथ साथ जो गुस्सा है लोगों का वो भी दिख रहा है इस चुनाव में? दिखेगा ही। आप देखना, लोगों ने जिस तरीके से मतदान किया है, मतलब मेरे को आश्चर्य हो रहा है। मैं बता, मैंने एक एक ब्लॉक में गया हूँ और मैं भी बंगाल का नक्शा देख रहा था कि कहाँ कहाँ हम आगे। मुझे तो आश्चर्य हुआ, जहाँ हमें पोलिंग बूथ पे कार्यकर्ता नहीं मिलते थे। पिछली बार जैसे ही ममता जी आगे बढ़ी, हमारे काउंटिंग एजेंट को मार के भगा दिया उन्होंने। हमारी 77 सीट थोड़ी आती, हमारी 100 से ऊपर सीट आती। उसके बाद उन्होंने छापखाना लगा दिया। पिछली बार हम 77 सीट पे नहीं रुकते, हम 100 से ऊपर जाते। और जैसे ही वहाँ पर 11-11:30 बजे ममता जी आगे निकली, उन्होंने सब हमारे पोलिंग एजेंट को मार के और भगा दिया। सर, इस बार भी काफी आरोप उन्होंने लगाया, स्ट्रॉन्ग रूम के बाहर भी वो करीब 4 घंटे तक रही। उन्होंने कहा कि यहाँ पर हेरफेर हो रही है, भारतीय जनता पार्टी हमारे साथ धोखा कर रही है, इस तरह के आरोप लगाए थे। देखिए, सुबह का आप उनके नेताओं का इंटरव्यू देख लीजिए, क्या बोल रहे हैं वो कि हम जीतेंगे। कल का आप उनका नेता को इंटरव्यू देख लीजिए, बोले 200 से ज़्यादा ममता जी दिखेगी। जैसे हारना चालू हो गए तो राहुल की तरह रोने लग गई है कि चुनाव आयोग ने जिताया,
उसने जिताया। तो सुबह तक क्या हो गया था, 10 बजे तक पीछे थे तब भी गुर्रा रहे कि हम तो 200 से कम आएंगे ही नहीं। अब हारने लगे तो अब उनको चुनाव आयोग याद आ रहा है, उनको ईवीएम याद आएगा, उनको SIR याद आएगा, उनको सब याद आएगा। मैं कह रहा हूँ कि पिछले 3 दशक में, ये बहुत जवाबदार बयान दे रहा हूँ मैं, 3 दशक में पहली बार बंगाल में निष्पक्ष चुनाव हुए हैं। आप चाहो तो इसको हेडलाइन बनाइए। पिछले 3 दशक में वामपंथी थे तब भी चुनाव वहाँ पर निष्पक्ष नहीं होते थे, ममता जी के समय में भी निष्पक्ष चुनाव नहीं होते थे। ये 3 दशक में पहली बार बंगाल में निष्पक्ष चुनाव हुए, आम मतदाता ने मतदान किया है। नहीं तो मैं जिस बिल्डिंग में रहता था वहाँ एक दिन पहले बम फेंक दिया उन्होंने। रात को पहुँचा तो बिल्डिंग वालों ने बोला कि यहाँ पे बम फेंक गए, तो चौकीदार को बोल गए कोई 6 बजे नीचे ऊपर नीचे नहीं जाएगा। 6 बजे के तक पूरी बिल्डिंग के लोग नीचे नहीं आए, जिस बिल्डिंग में मैं रहता था वहाँ, और सबके वोट डले हुए थे भवानीपुर में, सबके वोट डले हुए। इस लिहाज से देखिए वहाँ पे बीजेपी बना लिया था, लेकिन मोदी जी ने जो वहाँ पर पहुँच के वादे किए कहीं ना कहीं वो रंग लाते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए ऐसा है कि झूठ का जो घड़ा होता है ना, वो कभी न कभी फूटता है, और इसलिए उन्होंने नारा दिया था माँ मानुष माटी, ना माँ सुरक्षित थी, ना मानुष सुरक्षित था, ना माटी सुरक्षित थी। और जनता बंगाल की बहुत सांस्कृतिक है, बहुत बुद्धिजीवी है। जब उन्हें लगा कि हम धोखा खा रहे हैं तो उन्होंने एक प्रचंड बहुमत दिया, जो हमारे अमित शाह जी का एक शब्द है प्रचंड बहुमत, प्रचंड बहुमत दिया है। और मैं आज उस मामले में बहुत खुश हूँ। वोट प्रतिशत में ज़्यादा अंतर नहीं, मगर सीटों में 100 सीटों का अंतर आ रहा है। देखिए वोट प्रतिशत हम मध्य प्रदेश में जीतते हैं तो 1-2% का ही, उस पर मत जाइए आप, सीट पे जाइए। कोई वोट प्रतिशत से सरकार नहीं बनती, सरकार सीट से बनती है। बंगाल में इतनी सीट लाना ये बहुत बड़ी बात है, और मैं मानता हूँ कि बंगाल की जनता ने बहुत सोच समझ के निर्णय लिया। आप समझ नहीं सकते क्योंकि मैं बंगाल तो घुमा हूँ और मैंने देखा है। आप मेरी प्रसन्नता की कल्पना नहीं कर सकते। मतलब मैं जब सोचता हूँ बंगाल के बारे में तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मतलब किन परिस्थितियों में हम लोगों ने काम किया और कैसे वहाँ पर कार्यकर्ता मेरे सामने पूरे 6 साल के कार्यकाल में 300 कार्यकर्ताओं की हत्या हो गई। आप सोच लो, ऐसे कार्यकर्ता जो मेरे से मिल के जा रहे हैं और सुबह उनकी पेड़ पे लाश चली, तो बहुत अपमान भी सहा है। और मैं 24 परगना में तो आपको भी रोक दिया गया था। आप समझ नहीं सकते कि खबर। आपके खिलाफ भी सर काफ़ी सारे केस लगाए थे मतलब वैसे जो भरोसा है आपका, इस तरीके से आप देख रहे हैं जनता ने, आप समझ सकते हैं कि मेरे ऊपर बलात्कार का केस है। आप समझ सकते हैं इस बात को। मैं कैसी मानसिक पीड़ा से पिछले 6 साल से गुजरा। बच्चा बेचने का केस है, मतलब बच्चा बेचा ना, मतलब ये जो आंसू है मेरी प्रसन्नता के, मतलब दुख के नहीं है। मैं कोई डरने वाला आदमी नहीं हूँ, पर जो प्रताड़ित किया गया कार्यकर्ताओं को आप अंदाज नहीं लगा सकते। मतलब मुझ पर, हमारे संघ के प्रचारकों पर बलात्कार किया, जिनको हम भगवान जैसा मानते प्रचारकों, मैं नाम नहीं लूँगा उनके। मैं तो न्यायपालिका को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि ममता जी ने हम सबको जेल में डालने की पूरी व्यवस्था कर दी थी, और न्यायपालिका इस देश की बहुत मतलब निष्पक्ष है। उन्होंने हमें न्याय दिया, इसलिए मैं आपके सामने बैठा हूँ। तो इतने केस जहाँ पर हो, 38 केस, और जिसमें रेप जैसे केस हो, बच्चों को विदेश में बेचने जैसे केस,
जिसकी भी नॉन अवेलेबल। वहाँ शासन का कितना दुरुपयोग होता था, इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि आप जैसे लोगों पे जो केस किए गए, आपको जानने वाले जितने लोग हैं वो सब मानते हैं कि ये चीज़ें कभी सपने में भी नहीं कर सकते कहलाजी। पर जो वहाँ के लोकल लोग थे, जैसे आरजी का रेप की बात करें, संदेश थाली की बात करें, तो तरीके से हमने चुनाव में काम किया। नहीं, देखिए वहाँ पर बहुत ज़रूरी था। मैंने आपको एक शब्द बोला है, वहाँ नेक्सस काम करता था, अधिकारियों का, नेताओं का और गुंडों का। इस नेक्सस को ब्रेक करना ज़रूरी था। अगर निष्पक्ष चुनाव कराना हो तो उसको ब्रेक किया अमित शाह ने, और चुनाव आयोग से कहा कि भाई ये अगर लोकल एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पर रहेगा तो चुनाव निष्पक्ष नहीं है, तो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को 100 फीट दूर हटाओ। और बंगाल के ही बैंक के कर्मचारी वहाँ लगाए गए, बंगाल में काम करने वाले इंश्योरेंस के अधिकारी लगाए गए, बंगाल के लोग ही लगाए, और वो लोग लगाए जो इस नेक्सस का हिस्सा नहीं। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि 3 दशक या 4 दशक में सबसे पहला चुनाव है जो निष्पक्ष चुनाव हो, जहाँ चुनाव हुए वास्तव में, नहीं तो सिर्फ पोलिंग बूथ पे कब्जा होता था। मैंने तो बहुत नज़दीक से वहाँ देखा है, इसलिए मेरी आप खुशी का अंदाज नहीं लगा सकते कि मैं आज कितना खुश हूँ। असम चुनाव में भी बड़ी पार्टी बन रही है। ठीक है, असम की जीत तो जीतना ही थी। हमारा मित्र हेमंत बहुत दोबारा अच्छा लीडर है। हाँ, दोबारा, और मेरा ख्याल है 100 के आसपास सीट आ गई वहाँ। और वहाँ का जो नेता है गोगोई, वो हार भी रहा शायद, जैसा मैंने अभी टीवी पे देखा। मतलब पवन खेड़ा और ममता दीदी मजबूत करने के लिए बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। सिर्फ बंगाल नहीं, जितने भी सीमावर्ती प्रदेश हैं वहाँ राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को रोकने के लिए भाजपा का साम्राज्य जरूरी है। और इसलिए जितने सीमावर्ती प्रदेश हैं, मोदी जी ने आते ही सबसे पहले उन सब प्रदेशों के अंदर इतने दौरे किए कि किसी प्रधानमंत्री ने नॉर्थ ईस्ट के देशों में कभी इतना प्रवास नहीं किया, किसी भी प्रधानमंत्री ने। मैं किसी एक के ऊपर आरोप नहीं लगा। उन्हें मालूम था कि देश की बाह्य सुरक्षा और आंतरिक सुरक्षा दोनों जरूरी है। बाह्य सुरक्षा पे तो बाकी सब लोग ध्यान देते थे, पर आंतरिक सुरक्षा पे कोई ध्यान नहीं देता था। मोदी जी ने उसको मजबूत करने का काम किया। लोग की हम बात करें, इसका कितना असर आया? देखिए, वो तो एक नेक्सस था वहाँ पर, टीएमसी, कुछ अधिकारी और गुंडों का, वो नेक्सस ही राज चला रहा था। वो भी प्रजाता डेमोक्रेसी थोड़ी है वहाँ पर। आप यहाँ बैठकर बंगाल की कल्पना नहीं कर सकते, इतना बताते हैं। मतलब आप जा रहे हैं, आपके ऊपर बम फेंका जा रहा है, आप जा रहे हैं, आपके ऊपर गोली चल रही है। आप समझ सकते हो उस माहौल में। तो वहाँ लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति यह है कि सुप्रीम कोर्ट को बोलना पड़ता है कि ममता सरकार सेनाओं को जगह दे, उनको ज़मीन दे, ताकि वहाँ पे बाड़ लगाई जा सके, फेंस की जा सके। देखिए, सेना को उन्होंने घेर लिया, सेना के ऊपर केस लगा दिया, उन्होंने सीबीआई के अधिकारियों पे केस लगाया, उन्होंने इनकम टैक्स के अधिकारियों को घेर लिया। सीबीआई के तो एक अधिकारी हमारे मध्य प्रदेश के डर के थे, उनके वो ऑफिस में बैठे, उनके घर पे उनकी पत्नी और 2 बेटियां थी, उनको घर घेर लिया गुंडों ने। मतलब वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर तो था ही नहीं, पूरे गुंडों को संरक्षण देती थी सरकार। पिछली बार चुनाव में जिस तरीके से हमने रिजल्ट देखे थे, 24 परगना में जिस तरीके से आपको घेरा गया था, और उसमें अमित शाह जी को व्यक्तिगत डीजीपी से बात करनी पड़ी, तो मतलब पूरी तरीके से कैप्चर था पूरा वेस्ट बंगाल। देखिए, मैं यहाँ बैठा हूँ तो अमित शाह जी के कारण बैठा हूँ। तो जैसे मेरे माँ का फोटो लगा ना, तो मेरा ही फोटो लगा होता है। जो भरोसा आप जताया है, वहाँ की जनता ने मैंडेट दिया, कैसे आप देखते हैं? उनके उदाहरण हो चुके हैं, मध्य प्रदेश हो गया, तमाम ऐसे राज्य। क्या आपको लगता है किस तरीके का भविष्य का आप बंगाल? नहीं, बंगाल तो एकदम प्रोग्रेसिव प्रदेश बनेगा। देखिए, मोदी जी के विकास का जो एजेंडा है ना, उसकी आप कल्पना नहीं कर सकते वो क्या सोचते हैं। बताइए, 14 के पहले की मध्य प्रदेश की हालत, सड़कों की हालत देखिए आप।
बिजली की हालत देखिए आप, कितना प्रोडक्शन बढ़ाया उन्होंने। तो देश की पर कैपिटा इनकम बढ़ी है, हम एक आर्थिक महाशक्ति बने हैं, हमारी सेना दुनिया की तीसरे नंबर की सबसे ताकतवर सेना है। हम वो सेना है जो दुश्मनों के घर में घुस के मारते हैं। एक आत्मविश्वास हमारे युवाओं में, हमारी सेना के अंदर है। तो ये जो काल है ना, ये बंगाल की जीत भारत को ताकतवर देश बनाने में बहुत बड़ी मदद करेगी। जो मोदी जी का सपना है 2047 का, वो सपना पूरा करने में बंगाल की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार, आप कल्पना नहीं कर सकते थे किस स्तर का भ्रष्टाचार वो देश के विकास में लेकर। साउथ की बात करें तो साउथ में एक बड़ा अजीब ही बदलाव देखने को मिला। सोशल मीडिया पे बड़े मीम्स चल रहे हैं कि स्टालिन भाई पिता और बेटे जिस तरीके से सनातन को पूछते थे, सनातन का श्राप लगाया उन्होंने। हो गई वो। तो देखिए, इस देश की पहचान है राम, इस देश की पहचान है कृष्ण, इस देश की पहचान है गंगा, यमुना, शिप्रा, इस देश की पहचान है हिमालय जैसा महापर्वत, इस देश की पहचान है केदारनाथ, बद्रीनाथ, इस देश की पहचान है वैष्णो देवी। आप यदि अपनी पहचान को कोसोगे तो कौन माफ़ करेगा? और स्टालिन को सजा इसीलिए मिली कि वो सनातन के खिलाफ क्या क्या बोलते थे। कभी कभी तो इतना गुस्सा आता था कि सारी मर्यादाएं तोड़ दो, इतना गुस्सा आता था। क्योंकि ठीक है, आपको